बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आया ही नहीं है। अच्छा, मरियम नईम, बेटा आप लोग को ये तो पता है ना कि बेटा सोलेनाइड ये जो है मैग्नेट है, ये वाला जो मैग्नेट है इस तरह से, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसका बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बेटा किस तरह का बनता है इसका? इस तरह का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बनते हैं इसके। ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, ये जो इस तरह से। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि हम बार बार ये इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न नहीं बना सकते, हम बार बार इस मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बनाएंगे। हम इसको डायरेक्ट एक बी वेक्टर से जाहिर कर दें। तो किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इस तरह से जाहिर कर देंगे। ये इसका इस एक बी वेक्टर को इस तरह बड़ा सा बना देने का मतलब ये है कि जनाब ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है एरो, और ये है जनाब एक मैग्नेट, और इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल, यानी वो मैग्नेट जो दो पोलों वाला, इसे हम कहते हैं मैग्नेट डायपोल। ठीक है कि नहीं? अब हम इसको देखते हैं कि इसके साथ हम आगे अगली बात हम क्या करने लगे। बेटा सबसे पहली चीज ये है कि एमआरआई होती क्या है, व्हाट इज एमआरआई? बेटा एमआरआई आपने अक्सर सुना होगा कि पेशेंट्स की जी एमआरआई करा दें। तो वो एमआरआई पेशेंट्स करा के लाते हैं, तो वो उनके ब्रेन का इंटरनल तस्वीर होती है उनके ब्रेन की, या उनके स्पाइनल कॉर्ड की, या उनके जो किसी नी की उनकी होती है, या उनके किसी पेल्विस रीजन की होती है एमआरआई। उसमें होता क्या है, एक्चुअली वो इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज की बहुत सही तस्वीर होती है, जिसमें क्लियरली पता चल रहा होता है कि कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में कोई लिगामेंट डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, और जो उसके नी के लिगामेंट्स हैं वो तो कहीं डैमेज तो नहीं हुए हुए। वो यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे पहली जो है ना एक इंटरनल तस्वीर होती है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ टेक्निक टू सी इनसाइड ह्यूमन बॉडी विदाउट कटिंग। इट इज यूज्ड टू गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये इसकी तारीफ है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा ये देखें, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, वो है जी कॉयल। कॉयल में अगर आप देखें तो कॉयल इस तरह की होती है, जब उसमें करंट फ्लो करता है, इस तरह से करंट फ्लो करता है, तो हमने पढ़ा है कि उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड उसकी किस तरह की बन जाती है। राइट हैंड ग्रिप रूल ने, उंगलियां अगर करंट की तरफ है तो अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ है, तो उससे क्या होता है, वो इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यूं बन जाता है यूं। ठीक है कि नहीं? ये चीज बन जाती है। अच्छा ठीक है, तो वो ये चीज इस तरह से बन गई। अब इसी चीज को आप देखें कि इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब किसके न्यूक्लियस? एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स जो हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं। प्रोटॉन्स आर स्पिनिंग, प्रोटॉन्स जो हैं आर स्पिनिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन्स हर वक्त स्पिन कर रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन अगर इनसाइड द न्यूक्लियस स्पिन कर रहे हैं, तो जब वो एक प्रोटॉन है वो यूं गोल गोल घूम रहा है, स्पिन कर रहा है मुसलसल, तो उस क्या कहते हैं, स्पिनिंग प्रोटॉन का चार्ज भी तो उसके साथ घूम रहा है। स्पिनिंग प्रोटॉन का चार्ज जब उसके साथ साथ घूम रहा है तो वो एक करंट कंस्टिट्यूट करता है। वो करंट है क्योंकि चार्ज जब रोटेशन में आया हुआ है तो एक करंट है। ये करंट सोलेनाइड के करंट या शॉर्ट कॉइल के करंट जैसा है, और इस पर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे तो उस स्पिनिंग प्रोटॉन का भी, ये स्पिनिंग प्रोटॉन है, इसका भी एक साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा और एक साइड पे साउथ पोल बनेगा। इसका मतलब है कि एक स्पिनिंग प्रोटॉन भी मैग्नेटिक डायपोल रखता है। एक स्पिनिंग प्रोटॉन भी जो है वो मैग्नेटिक डायपोल रखता है जी। मुझे बताएं यहां तक किसको नहीं समझ आई है? हम्म, जी ठीक है।
तो इसका मतलब है, यानी मेरा पहला पॉइंट ये है, किसी की स्पिनिंग प्रोटॉन जो है इट पोजेसेस मैग्नेटिक डायपोल। मैंने अभी ये बात बताई कि देखें, जिस तरह ये एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका आपको पता है कि आप वायर को अपने हाथ से पकड़ें, अंगूठा अगर करंट की तरफ है तो कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की तरफ होता है। इसमें ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, ये कर्ल ऑफ फिंगर जो है, इसका मतलब है कि ये वायर ऐसे है, अगर इसमें यूं करंट यूं फ्लो कर रहा है तो इसके गिर्द इसकी सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बन जाएंगी। इसकी क्या बन जाएंगी? सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बन जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से जब सोलेनाइड कॉयल बनाते हैं, वायर को यूं यूं टर्न दे देते हैं, इस तरह करके एक सोलेनाइड बना दे, शॉर्ट कॉयल बना देते हैं। इसको आप जब यूं करंट देते हैं इस तरह से, तो करंट यूं एंटर होगा, यूं यूं मूव करेगा, तो उसकी करंट की मूवमेंट की वजह से जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस तरह का बन गया। यूं, अब उसका ये साउथ पोल बन गया और इस तरफ को नॉर्थ पोल बन गया। इसको आप, मैंने अभी जिस तरह बताया कि ये अगर एक फर्ज करें कि बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बनाने के बजाय हम एक रेड वेक्टर बना देते हैं, ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। उसके बाद मैंने कहा कि एक प्रोटॉन है वो स्पिन कर रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। प्रोटॉन जब स्पिन करता है तो उसके साथ उसका करंट भी रोटेट करता है, उसका करंट भी उसके साथ क्या करता है? रोटेट करता है। अब वो जो रोटेटिंग करंट है, वो जो रोटेटिंग करंट है, ठीक है कि नहीं है, कॉयल की शक्ल में जब वो मूव कर रहा है, तो उस पर अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं, उंगलियां आपकी करंट की तरफ जाएं, तो अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ होगा। तो जो स्पिनिंग प्रोटॉन है वो एक शॉर्ट कॉयल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि प्रोटॉन जब स्पिन कर रहा है, फर्ज करें ये कोई प्रोटॉन है, अब इसको मैं इसको 3 डायमेंशन शक्ल इसकी देने की कोशिश करता हूँ। यूं, ये यूं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब ये प्रोटॉन यूं गोल गोल घूमेगा ऐसे ऐसे, इसके साथ इसका चार्ज भी घूमेगा, इसका चार्ज इसके साथ साथ यूं यूं जाएगा। लेट से इसका चार्ज इसकी पेरिफेरी में पड़ा हुआ है, किसी तरह से भी है, वो इसके साथ मूव कर रहा है। अब मूविंग चार्ज एक करंट को रिप्रेजेंट करता है, करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जाहिर है कि एक तरफ उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक तरफ उसका साउथ पोल बन जाएगा, जिस तरह क्या कहते हैं सोलेनाइड का होता है। तो एक प्रोटॉन, एक स्पिनिंग प्रोटॉन से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक डायपोल है, और उस तरफ उसका, एक तरफ उसका नॉर्थ पोल है और एक तरफ उसका साउथ पोल है। ये बात किसको नहीं समझ आई अभी तक यहां पे? जी बेटा, मैंने आज सर दोबारा बता दें, अभी मैं मैं आया हूँ। सारी बात दोबारा बता देता हूँ, सारी बात दोबारा बता देता हूँ। सारी बात ये है बेटा कि एमआरआई है क्या जी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। Magnetic resonance imaging is a technique to see inside the human body without cutting. It is used to get a very clear pictures of soft tissues inside the human body. ठीक है ना? और किस तरह से? It uses magnetic properties of spinning proton inside the nucleus of an atom, mainly proton of hydrogen atoms. ठीक है कि नहीं? अब वो कैसे, वो मैं बता रहा था। मैंने ये बात बताई है कि प्रोटॉन जब स्पिन करेगा तो उसके साथ उसका चार्ज भी स्पिन करेगा। उसका चार्ज जब उसके साथ स्पिन करेगा तो क्या वो एक करंट नहीं होगा? जब वो एक करंट होगा तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन, एक स्पिनिंग प्रोटॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है और उसका एक एंड साउथ पोल होता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन्स के साथ मैं इस तरह की चीज बनाया करूंगा कि एक एंड उसका नॉर्थ पोल है, एक एंड उसका साउथ पोल है। मुझे बताओ यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ये प्रोटॉन है, ये यूं स्पिन कर रहा है और इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही हैं। और ये साउथ पोल है उसका, ये जनाब नॉर्थ पोल। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। जी, नहीं सर। इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो एक स्पिनिंग प्रोटॉन इस तरह से होता है, ठीक है। एक स्पिनिंग प्रोटॉन किस तरह से होता है? इस तरह से होता है, और उसका एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। ह्यूमन बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मेनली आपको पता है 70%, 60 to 70% वाटर है।
60 to 70% ह्यूमन बॉडी में वाटर है, और वाटर में क्या है, H2O है। उसमें मेनली 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और हम उन्हीं 2 हाइड्रोजन एटम्स को ज्यादा हम देखते हैं वाटर के हिसाब से भी। और एक तो खैर ये वाटर का हाइड्रोजन एटम्स है, ये हमारे प्राइम इंटरेस्ट है। प्लस आपको पता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन जितने भी टिश्यूज हैं वो हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं, और उन हाइड्रोजन्स की ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये मेनली प्रोटॉन है, और हम इन प्रोटॉन्स में इंटरेस्टेड है मेनली। यानी वो हाइड्रोजन एटम्स जो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, या वो हाइड्रोजन एटम्स जो वाटर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है, हम इन प्रोटॉन्स के साथ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इनकी स्पिन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इनकी किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्पिन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बात हम लेकर आगे चलते हैं। अगली जो हमारी बात है वो देखते हैं कि इसमें क्या हमने बात समझने की या करने की रखी है, वो देख लेते हैं। वो ये है कि ये देखें, आपको ना जो एमआरआई है ना, इसमें 5 चीजें चाहिए आपको। एमआरआई करने के लिए, ह्यूमन बॉडी का एमआरआई करने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए। अ बिग मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, अ बिग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको। अब बिग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना, 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला तक। और ये आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि ये एक स्टील की बनी हुई जो गाड़ी होती है उसके ऊपर आपको ऐसे मैग्नेट रखें, ऐसे नॉर्थ पोल रखें, वो नॉर्थ पोल जिसका मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला के दरमियान हो, तो वो पूरी गाड़ी उठा सकता है। यानी इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स के थ्रू बनाया जाता है, एक्सेसिवली हाई करंट के थ्रू, ठीक है ना, एक्सेसिवली हाई करंट के थ्रू और सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स के थ्रू बनाया जाता है। इसके बाद आपको एक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है जिसे ग्रेडियंट कॉइल्स कहते हैं। ग्रेडियंट कॉइल्स के जरिए आपको एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है जो वेरी कर रहा हो, यानी इधर कुछ और हो, इधर कुछ और हो, इधर कुछ और, ठीक है कि नहीं, जिसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये कैसे काम करते हैं मैं ये बाद में बताता हूं। आपको एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो चेंज हो रहा हो, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 2 चीजें आ गई। फिर आपको ऐसी कॉइल्स चाहिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही हैं। क्या जनरेट कर रही हूं, कॉइल्स प्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। कॉइल्स प्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तकरीबन 30 किलो हर्ट से लेकर आप कह लें कि जनाब 30 गीगा हर्ट्स तक, 30 गीगा हर्ट्स तक जो, सॉरी 3 गीगा हर्ट्स तक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। और आपको पता है कि रेडियो वेव्स की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये जनाब आपकी ये कॉइल्स प्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं, ये 3 × 10⁸ मीटर इनकी स्पीड है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। चौथी चीज जो आपको चाहिए वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स चाहिए आपको, और साथ आपको वोल्टेज सिग्नल डिटेक्टर्स चाहिए। दोनों ये भी कॉइलों से ही होता है, वोल्टेज सिग्नल डिटेक्टर्स। क्या चाहिए, वोल्टेज सिग्नल डिटेक्टर्स चाहिए, ठीक है, वोल्टेज सिग्नल डिटेक्टर्स चाहिए और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर चाहिए। 5वीं चीज आपको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए जो फिर बड़ी लंबी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर। क्या मैंने कहा, एमआरआई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एमआरआई करने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए, मैंने बता दी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। It requires a very strong magnetic field from 1.5 Tesla to 3 Tesla. Then you need a gradient coils to produce a non-uniform magnetic field. ठीक है कि नहीं, ये चीज चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको
कॉइल्स विच एमिट रेडियो फ्रीक्वेंसी वो चाहिए, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सिग्नल डिटेक्टर्स चाहिए, वो भी कॉइल्स ही होती हैं, बल्कि वही कॉइल्स जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करती हैं वही रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट भी कर देती हैं, और एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। ये 5 चीजें हों तो आप एमआरआई का प्रोसेस सारा अंजाम दे सकते हैं। ये 5 चीजें आपके पास हों तो आप एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि ये किस किस तरीके से, मतलब हम इसका सेटअप क्या बनाएंगे, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। होता ये है, सबसे पहली बात ये है कि मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि प्रोटॉन स्पिन कर रहा होता है। प्रोटॉन क्या कर रहा होता है? स्पिन कर रहा होता है, और स्पिनिंग प्रोटॉन की वजह से उसका चार्ज भी उसके साथ गोल गोल घूम रहा है। चार्ज का गोल घूमना करंट है। जब चार्ज गोल घूमता है तो वो एक करंट है, और वो कॉयल जैसे करंट की तरह बिहेव करता है। तो जिस तरह कॉयल का आपको पता है एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको आप ब्रीफली एक बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं, इस तरह करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। ये बी वेक्टर एक्चुअली एक बहुत इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड की एक शॉर्ट फॉर्म। अब आप ज़ाहिर बार बार इतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड तो नहीं बना सकते, तो आप डायरेक्ट बी वेक्टर बना देते हैं। तो बी वेक्टर ये वाला है, ये इस तरह का, ये जनाब मैग्नेटिक डायपोल बी से कहते हैं। तो अब आपको अगर ये देखें इसी तरीके से, मैंने ये देखें, ये इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के बजाय आप डायरेक्ट यूं दिखा दें बस, ये ये अंडरस्टूड बात है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इसके साथ ये काम कर रही हैं। यूं यहां से आती हैं, यूं गोल घूम के चली जाती हैं, यहां से आती हैं, यूं गोल घूम करके चली जाती हैं। फिर मैंने बताया आपको कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ आप एक बी वेक्टर बना दें। एक स्पिनिंग प्रोटॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो गोल गोल घूम रहा है, और उसका एक एंड नॉर्थ पोल है और एक एंड उसका साउथ पोल है। जो आम ह्यूमन बॉडी, एक आम इस वक्त मैं और आप हैं, हम इस वक्त हमारे जो अंदर प्रोटॉन्स हैं वो पूछें क्या कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी है। अब मैं ज्यादातर कोई आर्टिस्ट नहीं हूं कि मैं कोई बहुत ही सुपर डुपर किस्म की तस्वीर बनाऊं, मैं सिर्फ रफ बना रहा हूं ऐसे करके, ठीक है कि नहीं। ये सर, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस ओनली ऐसी पिक्चर। अब देखें इसमें क्या है, कोई प्रोटॉन ऐसा है कि उसका बी वेक्टर ये, कोई प्रोटॉन ऐसा उसका बी वेक्टर ये, कोई प्रोटॉन ऐसा उसका बी वेक्टर ये, कोई प्रोटॉन ऐसा उसका बी वेक्टर ये। तो सारों का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्पिनिंग प्रोटॉन इज कैंसलिंग ईच अदर। मैं अब इतने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्पिनिंग प्रोटॉन्स इज कैंसलिंग ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड created by spinning protons is cancelling each other. Magnetic field created by spinning protons is cancelling each other. ये सूरत हाल है इस वक्त में, ठीक है कि नहीं। अच्छा ठीक है, जब आप इस पेशेंट को एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन द पेशेंट इज लेड इन अ व्हेन द पेशेंट when the patient is laid in a strong magnetic field, एक मिनट, इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर पूछें क्या होता है। When patient is laid in a strong magnetic field, तो क्या होता है जनाब, ये एक बड़ा मैग्नेट, फर्ज करें मैं इसको एक मैग्नेट से शो करता हूँ, वैसे ये कॉइल्स के जरिए क्रिएट किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये इसमें पेशेंट पड़ा हुआ। तो उस सारे की अब मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है कि नहीं। तो फिर अब ये चीज देखें कि इसमें जो इसके प्रोटॉन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारे के सारे इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, यूं, ठीक है ना। इस तरह से आप देखें
वो परफेक्ट अलाइन नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? परफेक्ट अलाइन नहीं हो रहे, और कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं प्रोटॉन, इस तरह। यानी दो ही काम वो करते हैं, या वो यूं होते हैं और या वो यूं होते हैं। यानी कि वो ऐसे नहीं होते, इस तरह नहीं होते, इस तरह भी नहीं होते, और परफेक्टली यूं भी नहीं होते। यानी ना, जिस तरह आपको पता है कि फर्ज करें कि बड़ी सख्त हुकूमत आ जाए, तो ना ही बंदा बिल्कुल उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता है कि ऐसे ही बाकी लोग मुझे खुशामदी ना कहें, तो ये काम भी नहीं होता। परफेक्ट मुखालफत भी नहीं करता, क्योंकि परफेक्ट मुखालफत में बंदे की गर्दन काट जाती है, वो काम भी नहीं करना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल इनडिफरेंट भी नहीं रहना, इस तरह करके वो भी नहीं हो सकता। सिर्फ दो काम हो सकते हैं कि आपने मुखालफत करनी है तो हल्की फुल्की मुखालफत करें, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री उनके सामने मुखालिफ ना हो। और हमायत करनी है तो ऐसे ना करें कि लोग आपको वो कहें जनाब चापलूस, या मतलब ये कहें कि जी ये तो जनाब उनका वो बन गया है बहुत ही बातें मानने वाला। तो वो थोड़ा मतलब मेन मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे यूं, और इस तरह उसके गिर्द बस रोटेट करते रहना यूं। अब इसमें पता नहीं चलता कि जी बिल्कुल ही बहुत ही उनको मक्खन लगा रहा है, थोड़ा थोड़ा साइड से हमायत कर रहा है उनकी। ठीक है, मैं इसको वजाहत अभी करता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि जब मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाए करता है, तो उसके जो प्रोटॉन्स हैं वो दो काम करते हैं। व्हेन द पेशेंट इज लेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके जो प्रोटॉन का बी वेक्टर है, उसके जो प्रोटॉन का बी वेक्टर है, वो इस तरह रहता है, यूं यूं गोल गोल घूमता रहता है। इसे कहते हैं प्रिसेशन। इसे क्या कहते हैं? प्रिसेशन। ये देखें, मैं आपके सामने इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें कि ये है जी मेन मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये रेड वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मेन मैग्नेट है, और ये ब्लैक है जी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट दैट प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द इस तरह एक कोन बनाता हुआ, क्या बनाता हुआ? एक कोन बनाता हुआ। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ दोनों, या चलें ये देखिए, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये क्या है? ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है जी प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो उसके गिर्द एक कौन सी फॉर्म करता है। इस मोशन को कहते हैं प्रिसेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऑफ द प्रोटॉन फॉर्म्स अ कोन इन अलाइनमेंट विद द मेन मैग्नेट। मुझे बताएं ये बात किसको नहीं समझ आई है? ये पॉइंट क्या है कि जब मेन, ये देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है कि नहीं? ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, और प्रोटॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड ए ऐसे है, इस तरह स्पिन कर रहा है उसके गिर्द, इस तरह उसके गिर्द स्पिन कर रहा है। इस मोशन को कहते हैं प्रिसेशन। क्या कहते हैं? यानी ये अगर बी वेक्टर प्रोटॉन का, तो ये यूं 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 मूव कर रहा है। ओरिजिनल मेन मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये उसके गिर्द यूं यूं गोल गोल घूम रहा है। इस मोशन को मेरे बनाने में थोड़ी सी ये ऐसे ऐसे, ठीक है कि नहीं? यूं। तो इसे कहते हैं प्रिसेशन। और जिस तेजी से ये घूम रहा होता है उसको कहते हैं लर्मर फ्रीक्वेंसी, लर्मोर फ्रीक्वेंसी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लर्मर बोलते हैं। ये तो किसी सही अंग्रेज के मुंह से जब निकलेगी तो पता चलेगा। लर्मर फ्रीक्वेंसी या लर्मोर फ्रीक्वेंसी, ये जनाब इस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा होता है, इसे कहते हैं प्रिसीजन। बाज मैग्नेट्स या बाज प्रोटॉन्स बड़े वो होते हैं, दीवाने होते हैं। जिस तरह होता है बाज लोग पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े बढ़ चढ़ के बोलते हैं, इस तरह से बाज प्रोटॉन्स ये काम करते हैं, वो ये कर रहे होते हैं। ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मुखालफत पर उतरे हुए होते हैं, लेकिन परफेक्ट इस तरह की मुखालफत नहीं करते क्योंकि इस तरह तो गर्दन कट जाएगी। वो थोड़ी ऐसे मुखालफत कर रहे होते हैं, यूं यूं जा रहे थे। उनकी भी जो मोशन है वो भी प्रिसेशन ही होती है। सिर्फ ये अलग बात है कि वो मेन मैग्नेट के खिलाफ है। मेन मैग्नेट जो है वो इस तरफ नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और उनका मैग्नेटिक फील्ड यूं मूव कर रहा है, कोन फॉर्म करता है। आप अपने माइंड में जरा कोन को इमेजिन करें, इस तरह की कोन को, यूं, ये इस तरह की मोशन होती है। उनका जो बी वेक्टर है वो इस कोन की पेरिफेरी पे वाइब्रेट कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे, इस तरह से यूं, इस तरह से, मतलब गोल गोल घूम रहा होता है। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? मैंने क्या बात बताई, मैं दोबारा बता देता हूं। बात शुरू हुई थी जी एमआरआई से। एमआरआई क्या है? एमआरआई जो है
वो एमआरआई जो है वो है एक टेक्निक है जिसके जरिए आप बॉडी ह्यूमन बॉडी की इंटरनल पिक्चर्स ले सकते हैं बड़ी क्लियर, जिसमें सॉफ्ट टिश्यूज की बड़ी साफ सुथरी तस्वीर आ जाती है। सॉफ्ट टिश्यूज में जो भी मसला हो तो वो आपको नजर आ जाए। इट इज अ टेक्निक, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ टेक्निक टू सी इनसाइड ह्यूमन बॉडी विदाउट कटिंग। It is used to get a very clear pictures of soft tissues inside the human body. It uses magnetic field properties of spinning proton inside the nucleus of the atoms, mainly the protons of hydrogen atom. इसको 5 चीजें चाहिए होती हैं। It requires a very strong magnetic field, 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला, gradient coils to produce a non-uniform magnetic field, वो मैं बताता हूँ क्यों। और उसके बाद क्या चाहिए होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिटर, एमिटिंग कॉइल्स, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सिग्नल डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं, और एक सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है। और बेस किस बात पर ये करता है एमआरआई? प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है वो स्पिन पोजेस करते हैं, और जब वो स्पिन पोजेस करते हैं तो उनके अंदर उनका एक बी वेक्टर है, उनका एक मैग्नेटिक डायपोल बन जाती है एक प्रोटॉन की इस तरह से। और जब उसको प्रोटॉन को किसी बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो 2 किस्म की मोशंस परफॉर्म करता है। पहला ये है कि जी ये मेन मैग्नेटिक फील्ड ये इसके गिर्द इस तरह की प्रिसेशन करता है अलोंग द फील्ड, या मेजॉरिटी यही करते हैं, और बाज पागल ऐसे होते हैं प्रोटॉन्स कि जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसके वो अपोजिंग मोशन परफॉर्म करते हैं यूं इस तरह से। इसे प्रिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसेशन। और जो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन है उसको लर्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में लाइक की जाती है। लर्मर फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही होती है, और टिपिकली मेगाहर्ट्ज के लेवल की होती है। किलो और गीगा के दरमियान आपको होता है मेगा ही आता है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है, कोई इशू तो नहीं है जी? अब होगा क्या, व्हाट हैपन्स, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसका, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड है जी। मैं सुन रहा हूँ सही 30 के हर्ट्ज क्या लिखा आपने? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट वैल्यू है और 3 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू है। तो लर्मर फ्रीक्वेंसी लाइज विद इन द रेंज, दिस रेंज। सही है सर। ठीक है, मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? सही, इस तरह एटम्स इस तरह के घूमते हैं, हाइड ओ प्रोटॉन। बेटा फिर वो अगर आप वो ये पूछेंगे ना कि वो इस तरह क्यों घूमते हैं, तो फिर क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में हमें जाना पड़ेगा। वो भी अच्छा। ये उस फिजिसिस्ट की कोशिश है इन बातों को समझने की, और वो खुद से रीजन देते हैं कि शायद ऐसा होता है या इन वजूहात की बिना पर होता है। आपको पता है ना, बहुत निचले लेवल पर तो हम एक कोशिश कर रहे हैं ना कायनात को समझने की, यूनिवर्स को समझने की। हमें कुछ बातों का तो पता है, कुछ बातों का नहीं पता, तो हम फिर एक थ्योरी सी बना लेते हैं कि शायद ऐसा ऐसा होता हो। वो फिर थ्योरी बहुत ज्यादा मैथमेटिकल और डिटेल में चली जाती है अगर आप उसकी वजाहत में जाएंगे। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं जी? बेटा यहां तक ठीक है कि नहीं? सर ठीक है। ठीक है। अब यार थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट यहां से आ रहा है, और आप यकीन करें ये कंसेप्चुअल पॉइंट ऐसा है कि इवन मैं भी और बाकी टीचर्स भी, मैं इसमें मैं खुद भी साथ शामिल हूं, कि हम कोशिश करते हैं कि हम इसे अवॉइड करें, हम इसका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन चले मैं इसका जिक्र कर देता हूं, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना? वो ये है कि ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जनाब आपका बी वेक्टर है प्रोटॉन का। ठीक है, ये क्या है? बी वेक्टर प्रोटॉन का। और ये भी एक प्रोटॉन है, ये उसका बी वेक्टर है। ठीक है कि नहीं? और ज्यादातर प्रोटॉन वेक्टर्स नीचे की तरफ होते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होते हैं। एक आध बीच में उल्टा भी होते हैं, तो चले यूं बना देते हैं। ठीक है कि नहीं? इतने एक आध ऊपर, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ इस तरह करके नीचे होते हैं। ठीक है, इनके बी वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, इन सारों के बी वेक्टर्स को क्या करें? रिजॉल्व करें। ठीक है कि नहीं? ये तो एक आपको था ना, मेन मैग्नेट यूं आ रही है, ऊपर नॉर्थ पोल है, ये नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो इनके मैं सबके हम इस कंपोनेंट को इस डायरेक्शन को ले लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को ले लेते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन।
ट्रांसवर्स वैसे भी आपको पता है 90 डिग्री के या कटिंग के मानों में आता है, ठीक है। अब इसके बी वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया और इसके बी वेक्टर को मैंने ये रिजॉल्व कर दिया और इसके बी वेक्टर को मैंने ये रिजॉल्व कर दिया और इसके बी वेक्टर को मैंने ये रिजॉल्व कर दिया और इसके बी वेक्टर को मैंने ये रिजॉल्व कर दिया, इसके बी वेक्टर को मैंने ये रिजॉल्व किया। मुझे बताया मैंने सारे वेक्टर्स के बी वेक्टर्स रिजॉल्व कर दिए। इस रिजॉल्विंग से होगा क्या, ये देखें, ये रिजॉल्विंग जब मैं कर लूंगा तो इस तरह की सूरत हाल बनेंगे। ये देखें, मैंने बताया कि ये नॉर्थ पोल है बड़ा सा, ये साउथ पोल है, पेशेंट इसके अंदर लेटा हुआ है। मैंने कहा ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन है और सारों के, अब मैं रिजॉल्व पोर्शन दिखा रहा हूं कि मेजॉरिटी के ये डायरेक्शंस यूं आ रही हैं, ज्यादा नीचे की तरफ है, बीच में कुछ प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ है, ठीक है ये। अच्छा, अब इसको देखकर आप मुझे बताएं कि ज्यादा नीचे की तरफ है और कुछ ऊपर की तरफ है, तो एक नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नीचे की तरफ एग्जिस्ट नहीं करता। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो पूरी पेशेंट बॉडी जो है उसका एक नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नीचे की तरफ एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ है इसको कहेंगे नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, ये कहलाता है नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, ठीक है। और अब आप ये चीज देखें कि उनके जो ये वाले वेक्टर्स थे, ये वाले वेक्टर्स थे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो जिन्हें आप ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ये जितने जितने इस तरफ थे, ये जितने इस तरफ थे उतने ही इस तरफ थे, जितने इस तरफ थे उतने ही इस तरफ थे, जितने इस तरफ थे उतने ही इस तरफ थे। तो नेट देयर इज नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, सारा ऑल ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैंसल्स आउट। ये जनाब सारी सूरत हाल होगी कि ऑल ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैंसल्स आउट, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से गेम शुरू होती है। और एक बात याद रखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लर्मर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप रखेंगे, पेशेंट को जितने पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में आप लटाएंगे, क्या होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, उसकी टांगे, ये उसका जिस्म, हाथ, ठीक है ना, ये हाथ और ये उसका सर, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके जो प्रोटॉन्स है ना उनको उतने जोर की थरथली मचेगी, वो उतने जोर से प्रिसेशन करेंगे, तेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका उनकी कौन ऐसे से इतनी तेज 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 यूं यूं करेगी, या यूं 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 करेगी, या मुखालफत में घूम रही है या जो है वो उनके हमायत में घूम रही है, लेकिन इस तरह से करेगी। और वो फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, इस तरह से है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, जितना स्ट्रांग होगा उतना डिफरेंट लर्मर, उतनी स्ट्रांग लर्मर फ्रीक्वेंसी होगी। अब इससे पूछे फिर क्या होता, फिर ये होता है कि ये है मेन मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बता दें। जी, मैंने ये कहा है कि ये देखो, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, इसमें अब पेशेंट को मैं एक डब्बा बना के बताऊंगा, बार बार पेशेंट की बॉडी नहीं बना रहा, ठीक है। ये पेशेंट है, अब पेशेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स है, जाहिर है वो ये वाली मोशन कर रहे हैं, वो वाली प्रिसेशन वाली मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं इस तरह करके, प्रोटॉन्स उनके बी वेक्टर्स घूम रहे हैं, या वो यूं घूम रहे हैं, यानी या तो उसकी मुखालफत में यूं यूं कोनिकल मोशन कर रहे हैं, या हमायत में यूं कोनिकल मोशन कर रहे हैं, ज्यादा हमायत में है कम मुखालफत में, और उनके जो ये साइडवेज कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि ये 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ज़ाहिर है वो एक खास वैल्यू से फ्रीक्वेंसी से प्रोसेस करेंगे। 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जरा तेज तेज प्रोसेस करेंगे, और 3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड को और तेज प्रोसेस करेंगे। यानी इसका मतलब है कि बंदे को नहीं पता होता, बंदे को फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेटता है तो उसके अंदर एक थरथली मची हुई होती है जो उसको फील कोई नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके कोई सिग्नल उसके ब्रेन में नहीं जा रहे होते, लेकिन उसके सारे प्रोटॉन्स बहुत जोर जोर से हिल रहे होते हैं, बहुत ही पागल हुए हुए होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है कि नहीं, बड़े ज्यादा वैश्य जट हुए हुए होते हैं। अब आगे चीज देखते हैं, अगली जो बात मैंने आपको बतानी थी वो क्या है
कि ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट बी, ठीक है कि नहीं। बाज दफा इस कांस्टेंट को मुख्तलिफ बुक्स में 2CB लिखा हुआ है, बाद में इस कांस्टेंट को ऐसे शो किया हुआ है, तो इससे आपने परवाह नहीं करनी है, इसके नाम क्या है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर ये बात तय है, आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, उसके कांस्टेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करता है वो आपका कंसर्न नहीं। अब होगा क्या, यहां जरूरत पेश आती है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये एक तो मेन मैग्नेट ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, इसके साथ एक मैग्नेट और होता है, वो भी मतलब कॉइलों से ही बनाया जाता है ये मैग्नेट। इसको मैं इस तरह तिरछा इसलिए बना रहा हूं दैट आई वांट टू टेल कि ये यहां से इस तरफ को स्ट्रांग है और इस तरफ को वीक है। इससे क्या होता है बेटा, जब एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, एक कांस्टेंट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल हो जाएगा। जिस तरह आपको पता है ना, 100 प्लस एक्स अगर हो, तो अब x अगर चेंज होगा तो फिर y भी चेंज होगी, क्योंकि x चेंज हो रहा है और 100 में ऐड हो रहा है तो साथ y भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो, जब मैं सोलेनॉइड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि सोलेनॉइड को अगर यूं 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 कर लिया जाए तो ये रीजन वीक मैग्नेटिक फील्ड का है, ये रीजन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये रीजन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि B is directly proportional to the number of turns per unit coil था। इसका मतलब है यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट का दिमाग किसी और मैग्नेटिक फील्ड में होता है, उसकी गर्दन किसी और मैग्नेटिक फील्ड में है, उसकी पेट किसी और मैग्नेटिक फील्ड में है, और उसकी टांगे किसी और मैग्नेटिक फील्ड में है, वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है, और उसकी वजह से उसके जिस्म के हर हिस्से के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी लर्मर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। उसके जिस्म के हिस्से के सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की जो लर्मर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। उसके जिस्म के सारे हिस्सों के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो लर्मर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं सर, नहीं मसला। राहिम, जी राहिम सर, याद, आ गई है समझ। ठीक है। मरियम नईम, जी सर, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बेटा होता क्या यहाँ इसमें पे, और एनएमआरआई में क्या फर्क होता है? हाँ? एनएमआरआई और एमआरआई में, एमआरआई और एनएमआरआई में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक, और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, स्वाई ये कि यही प्रिंसिपल स्पेसिफिकली जब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये एनएमआरआई कहलाता है। जब इसको थोड़ा जरा ब्रॉड बेस करके पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की बॉडी के ऊपर लगाते हैं, जरा ज्यादा मेगा लेवल पे चेक करते हैं, तो ये एमआरआई कहलाता है। फर्क कोई नहीं, कोई खास फर्क नहीं, ठीक ठीक है है कि सर। नहीं? ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें जनाब। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, मतलब नहीं, मतलब एज सच कोई खास फर्क नहीं, बड़ा लेवल और छोटे लेवल का फर्क है सर, कि उसमें जरा आप महदूद उसको छोटे लेवल पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर देख रहे होते हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में आप इसको ग्रैंड लेवल पे देख रहे होते हैं पूरी पेशेंट बॉडी के ऊपर, लेकिन प्रिंसिपल वही है, स्टेज है। अच्छा जी, अब होगा क्या, व्हाट विल हैपन। मैंने अभी आपको बताया है कि उनकी मोशन या तो ऐसी है, इस तरह की है, और कुछ मुखालिफ है यूं, और फिर मैंने कहा था कि जो है क्या होता है कि किसी का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट यूं है और ये उसके ऑपोजिट है, और इनके ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मुझे बताएं, यहां तक समझ आ गया था कि हमने कहा था कि नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट इधर एग्जिस्ट करता है। यहां से लर्मर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स एंटर हुई हैं सिस्टम में, लर्मर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स, किसकी? लर्मर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स एंटर हुई, ठीक है ना। लर्मर फ्रीक्वेंसी की क्या एंटर हुई है? रेडियो वेव्स एंटर हुई हैं। तो क्या होगा, अब होगा क्या, इसके होते साथ ही पूछो क्या होगा।
जो ही लर्मर वेव फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स एंटर होंगी, ओहो, सारे प्रोटॉनों का मजहब एक जैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जितने नीचे थे उतने ऊपर हैं, जितने नीचे थे उतने ऊपर हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है? कुछ फ्लिप करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इससे होगा ये, इससे होगा ये देखें, पहले कोई प्रोटॉन ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा था, कोई इस तरह स्पिन कर रहा था, कोई इस तरह था, कोई इस तरह था, यानी एक इस तरह जा रहा था, एक ऐसे ऐसे जा रहा था, एक ऑपोजिट थे। लेकिन जब रेडियो वेव्स आई, सारों के मजहब एक जैसे हो गए, सारों ने इन फेज स्पिन करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे, यानी यूं स्पिन करना शुरू कर दिया। ये प्रोटॉन ये यहां से यूं गया ना, तो ये साथ वाला प्रोटॉन भी उसके साथ, बिल्कुल उसके साथ उसने सिंक्रोनाइज किया। और जो इधर वाला प्रोटॉन था और इधर वाला प्रोटॉन, ये दोनों इकट्ठे यूं स्पिन कर रहे थे, ऐसे ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उनके जो, और कुछ प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ फ्लिप कर गए। मैंने कहा पहले नीचे की तरफ ज्यादा प्रोटॉन होते थे और ऊपर की तरफ कम, अब बराबर, ऊपर और नीचे का हिसाब बराबर हो गया। एनर्जी मिली तो मुखालफत शुरू कर दी। नतीजतन ये है जी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जितना नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर आ रहा है। बेटा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जितना नीचे है उतना ही बेटा क्या है? ऊपर है। बेटा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। वो अब वो कैंसिल कर दिया उसने, सारा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, मगर ट्रांसवर्स कंपोनेंट अब कैंसिल नहीं कर रहा। सारों का ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखें लेफ्ट साइड पे जा रहा है, सारों का लेफ्ट ट्रांसवर्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है, सारों का ट्रांसवर्स कंपोनेंट किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड पे। सारे इकट्ठे स्पिन कर रहे हैं, इकट्ठे स्पिन करने से सारों का मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ऐड हो गया। तो जो पहले आपने बनाया था ना कि ये जो चीज बनाई थी कि ऑल ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैंसल्स आउट एंड देयर इज अ नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, अब क्या हो गया है कि ये मेन मैग्नेट है, ये मेन मैग्नेट है, ठीक है कि नहीं? ये बीच में पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट के अंदर इस तरफ को या इस तरफ को कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, उसने कैंसिल कर दी दूसरे को, और इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, जो यूं 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 ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। फिर क्या होता है? जब पीछे से रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद कर दी जाती है, क्या करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद कर दी जाती है, तो जो ही पीछे से रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद होती है, ये जो प्रोटॉन यूं इन फेज रोटेट कर रहे थे, ये सराउंडिंग में अपनी एनर्जी देकर दोबारा खराब हो जाते हैं, यानी दोबारा वापसी पे वही काम शुरू कर देते हैं कि कोई प्रोटॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो क्या होगा? इनका ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैंसल आउट होता है, इनका ट्रांसवर्स कंपोनेंट डाई डाउन होता है। उसको डाई डाउन होने में जितनी देर लगती है, जीरो होने में देर, यानी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट आ गया था और वो दोबारा जीरो हुआ, दोबारा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स कंपोनेंट को डाई डाउन होने में, जीरो होने में जितनी देर लगती है, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम T2, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम T2, ठीक है कि नहीं? और वो प्रोटॉन्स जो ऊपर की तरफ फ्लिप कर गए थे एनर्जी लेकर, वो वापस फ्लिप डाउन करते हैं और नीचे की तरफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। नीचे की तरफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो है दोबारा ग्रो करता है, और उसके दोबारा ग्रो करने के टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम T1, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम T1। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम T1। और इन दोनों टाइमों को सिग्नल्स की मदद से कॉइल्स पिक कर लेती हैं, और कॉइल्स पिक करके जो है ना इन दोनों टाइम्स के डिफरेंस को पिक करती हैं। और इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस होता है, ये उन हाइड्रोजन एटम्स का ज्यादा होता है जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और उन हाइड्रोजन एटम्स का कम है जो कार्बन बॉन्डेड है। इस डिफरेंस की मदद से सुपर कंप्यूटर इमेज कंस्ट्रक्ट करता है, और क्योंकि बॉडी में हर जगह पर डिफरेंट लर्मर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि पेशेंट डिफरेंट, उसके डिफरेंट हिस्से हैं बी के, डिफरेंट बी में लेटा हुआ है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसियां उसके जिस्म से एमिट होंगी। सुपर कंप्यूटर उन्हें डिटेक्ट करता है, और उसके बॉडी, उसको यह भी पता होता है कि ये फ्रीक्वेंसी फलां जगह से आ रही है,
और वो उस बेस पर उसकी इमेज कंस्ट्रक्शन करता है और उसमें कलर भरकर उसका एक इमेज बनाता है कि ये ऐसे बन रहा होगा, इस जगह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस जगह कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस तरह का केमिकल यहाँ मौजूद होगा और यूं यूं सारा मामला होगा। इस बेस पर उस नॉलेज के ऊपर जो है ना पिक्चर डेवलप होती है। ये है जी आपके सिलेबस में। अगर आपको कहेंगे जी सर समझ नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं सारा दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं इसको दोबारा दोहरा दूंगा और आप इसको 2 दफा सुनेंगे तो फिर आपको बेहतर समझ आएगा। इसी लेक्चर को आप 2 दफा सुने तो आपको ये ज्यादा बेहतर करके समझ आ जाएगा। ठीक है क्या नहीं? ये है जनाब एमआरआई का प्रिंसिपल। और इस T2 क्या है? T2 वो टाइम है जिसमें ट्रांसवर्स कंपोनेंट 0 होता है। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ये है ना कि पहले प्रोटॉन्स कोई ऐसे, मतलब कोई प्रोटॉन इस तरह था, मतलब वो उसकी रोटेशन ऐसे ऐसे हो रही थी, यानी इस तरह हो रही थी, यानी और इसकी किसी और तरीके से हो रही थी, तो ये एक दूसरे के ट्रांसवर्स कंपोनेंट को कैंसिल कर रहे थे, यानी किसी का वेक्टर इधर था, किसी का इधर था। मगर जो ही मैग्नेटिक फील्ड आया, इन सारों ने सेम स्पिन शुरू की। सेम स्पिन ये थी, ये वाली स्पिन थी। इस सारी स्पिन में उनके ट्रांसवर्स कंपोनेंट सबके ऐड हो गए और एक ग्रोथ ऑफ ट्रांसवर्स कंपोनेंट एग्जिस्ट हुई। वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट यूं यूं स्पिन करता है। जब आप पीछे से रेडियो वेव्स बंद करते हैं तो ये दोबारा डी फेज होना शुरू होते हैं, इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो खराब होना शुरू होती है, दोबारा ये भेड़ंगी चाल पर आते हैं और दोबारा एक दूसरे के ट्रांसवर्स कंपोनेंट को कैंसिल करते हैं। और जब इनके ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं तो इनका T2 वो टाइम है जिसमें उनका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ने 0 होने में लगाया जितनी देर। जी T1 ये है कि आपको याद है ये शुरू में ज्यादा जो प्रोटॉन्स थे वो इस तरफ अलाइंड थे, तो ज्यादा मुखालिफ कम थे। मुखालिफ नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट एक एग्जिस्ट करता था। जब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी दी उसको तो बहुत सारे प्रोटॉन्स मुखालिफ चले गए, यानी जितने हमायत में थे उतने मुखालफत में चले गए, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट सारा कैंसिल हो गया। जब आपने पीछे से रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद की तो लॉन्गिट्यूड ये जो प्रोटॉन हायर फ्रीक्वेंसी में चले गए थे ये दोबारा फ्लिप बैक किया इन्होंने, और फ्लिप बैक करते हुए इन्होंने दोबारा नीचे की तरफ आए, तो एक नेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ने दोबारा ग्रो किया 0 से वापस लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के मैक्सिमम होने के टाइम को T1 कहते हैं। और T1 माइनस T2 आपको पता है, कैम्ब्रिज ने तो पूछो क्या कहा है, कैम्ब्रिज के नोट्स अगर आप पढ़े ना, वो जो मैं भी आपको दूंगा बाद में, उसमें तो सिर्फ इतना फिक्रा लिखा हुआ है कि देयर आर 2 रिलैक्सेशन टाइम्स इन्वॉल्व्ड and it is the difference of these 2 relaxation times which forms the basis of MRI। उसने ये बताया ही नहीं कि ये रिलैक्सेशन टाइम होते क्या है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट और लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट का उसने तो जिक्र तक भी नहीं किया। आप बाकी दाएं बाएं की नोट्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स का जिक्र आ रहा है और डिटेल में आ रहा है। आप एमआरआई पर हमेशा अगर 100 क्वेश्चन आए ना एमआरआई पर, तो उनमें से 90 ही होते हैं राइट अ नोट एन एमआरआई। और राइट अ नोट एन एमआरआई में सिर्फ यही होता है कि जी पेशेंट इज proton possesses spin and when the patient is laid in a magnetic field the protons precess, their frequency of precession is called Larmor frequency. With the main magnetic field a non-uniform magnetic field is applied which gives patient body different magnetic field and different Larmor frequency. When the radio waves are sent in, the protons absorb energy, they start by spinning in the phase, and when the radio frequency finishes, they emit signals. These signals are picked up by the coils and supercomputer forms an image. इतना सा लिखा होता है मार्किंग स्कीम में। मैंने भी और बाकी टीचरों ने भी कोशिश की है कि थोड़ा इसको फैलाकर बढ़ाकर लिखें, मगर ये कॉन्सेप्चुअल चीज है और इसमें आपको 3-4 दफा ये लेक्चर सुनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सही समझ आए, या एटलीस्ट उतना समझ आए जितना बयान किया जाता है। ठीक है ना? बहुत डिटेल में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो इसकी शायद ना हो, मुश्किल से आती है बहुत। ठीक है? और जो इसकी जितनी ज्यादा वीडियोस देखेगा यूट्यूब पे उसकी उतनी समझ बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है कि नहीं? यहां पर मैं लेक्चरिंग एंड कर रहा हूं।